हाय एवरीवन, मैं ऋषि विश्वाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टाइगर 360 में। तो आज आपके लिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टुडे टॉपिक की बात करें तो कोagulation ऑफ ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, लिम्फ के बारे में स्टडी करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो भी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था आर एच इनकम्पेटिबिलिटी और आर एच ग्रुप और ब्लड ग्रुप के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो है PLQ है, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन। तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, देन उसके बाद आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के सामने। वीडियो पॉज करके पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी इज, एग्जाम्पल कौन सा है RH इनकैपेबिलिटी का, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मदर RH निगेटिव होनी चाहिए और फीटस जो है RH पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन बी है फीटस जो है RH निगेटिव होना चाहिए और मदर जो है RH पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑप्शन सी बोथ मदर एंड फीटस आर RH निगेटिव एंड ऑप्शन डी बोथ मदर एंड फीटस आर RH पॉजिटिव। तो आप लोग क्या टिक किए हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताया गया था RH इनकम्पैटिबिलिटी में कि मदर जो है RH निगेटिव होनी चाहिए और जो बच्चा है फीटस वो RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। इफ हस्बैंड इज RH पॉजिटिव एंड वाइफ इज RH निगेटिव, देन बताइए। यदि हस्बैंड RH पॉजिटिव है और पत्नी जो है वाइफ RH निगेटिव है, तब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है नो प्रॉब्लम्स विद फर्स्ट चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड चाइल्ड वुड हैव एनीमिया इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ऑप्शन सी है सेकेंड चाइल्ड वुड बी नॉर्मल और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो आपको जो RH इनकैपेबिलिटी में बताया गया था इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जो एक स्पेशल केस है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस ये क्या है, एक स्पेशल केस है जिसमें आपको बताए थे कि पहले बच्चे जो मदर है जब पहली प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पहला बच्चा सेफ होता है। जो पहला बच्चा है वो RH पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड बच्चा को जो है एनीमिया हो जाता है, वो क्यों होता है आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। और सेकेंड चाइल्ड वुड बी नॉर्मल, सेकेंड चाइल्ड नॉर्मल नहीं होगा, सेकेंड चाइल्ड उसी केस में नॉर्मल होगा यदि हस्बैंड RH पॉजिटिव है और वाइफ जो है RH निगेटिव है। तो इस दोनों से जो बच्चा फीटस फर्स्ट चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। तो ये इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस का केस हो जाएगा। यदि बच्चा एक केस और हो सकता है कि RH निगेटिव हो जाएगा, तो ये जो है केस आपको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस का नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने दो स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है RH ग्रुपिंग, नहीं ऑप्शन नंबर वन नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट है RH grouping in humans is based on the presence or absence of rhesus antigen on the RBC surface. Second statement है nearly 80% of human possess RH antigen and thus called RH positive. तो पहले आप लोग सोच लीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए खुद से, देन इसका आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा, RH ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसस एंटीजन ऑन द RBC सरफेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही आपको जो है RH इनकम्पेटिबिलिटी मतलब सॉरी RH ग्रुप में पढ़ाए थे। ऑप्शन सेकेंड सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट है नियरली 80% ह्यूमन पॉजेस RH एंटीजन। आपको बताया था कि 80% ह्यूमन जो है RH एंटीजन कैरी करता है, 20% ह्यूमंस के पास जो है RH एंटीजन नहीं होता है और 80% के पास होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूकोसाइट्स। आपको ल्यूकोसाइट्स के बारे में, उसके बारे में प्रॉपर्टीज उसका जो है कौन सा सही है ये बताना है आपको। ल्यूकोसाइट्स, आपको बता दें कि ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बोलते हैं। तो आपको डब्ल्यूबीसी का जो है सही प्रॉपर्टीज बताना है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, देन इसका आंसर बताऊंगा। तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर न्यूक्लिएटेड। क्या ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है? हाँ होता है, सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे आर डी न्यूक्लिएटेड लाइक आरबीसी। नहीं, डी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वही बोल रहा है दे आर डी न्यूक्लिएटेड। क्या आरबीसी के जैसा होता है? नहीं, आरबीसी के जैसा नहीं होता। स्टेटमेंट थर्ड है, दे आर कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टेटमेंट फोर्थ है, दे आर लॉन्ग लिव्ड। ये लॉन्ग लिव्ड होता है या शॉर्ट लिव्ड? ये शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ये लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है। तो वन, थर्ड और फिफ्थ सही है। तो आप इसको ऑप्शन से मैच कर लीजिए, किस ऑप्शन में ये प्रेजेंट है। वन, थर्ड और फिफ्थ, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में प्रेजेंट है ना। वन, थर्ड, फोर्थ है ये, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वन, थर्ड, फिफ्थ, ये जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ में प्रेजेंट है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट एंड डोनर आर नॉट करेक्टली मैच्ड। यदि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यदि रेसिपिएंट और डोनर का जो है ब्लड करेक्टली नहीं मैच किया जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इन क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, वो किसके कारण होगा, ड्यू टू, किसके वजह से होगा, यही आपको बताना है। यहाँ चार ऑप्शन गिवन है, आपको सही आंसर को टिक करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके स्क्रीन के सामने, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। क्या एंटीजन एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा? क्या एंटीबॉडी एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा? क्या इसमें से कोई नहीं होगा? नो, नन ऑफ द अबव। यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बताया गया था कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, जिसके वजह से आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगा, और वो जो है मिसमैचिंग के दौरान होता है। ठीक, अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को स्टार्ट करने से पहले आपसे, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में एक पेज ऐड कर लेते हैं, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करना है। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, इसके बारे में हम लोग बात किए थे कल प्रीवियस लेक्चर में। तो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या बात किए थे कि मदर जो है क्या होनी चाहिए, आर एच निगेटिव होनी चाहिए, और फीटस जो बच्चा है, ये मदर है, और जो बच्चा है वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग बात किए थे कि ये आर एच इनकम्पैटिबिलिटी क्यों हो जाता है, क्यों जो है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक जो स्पेशल केस है इसका, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये एक क्या है, स्पेशल केस है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का। तो इसमें जो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है, वो फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी के बाद, आफ्टर पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब ड्यूरिंग मतलब कि वो जब माँ के गर्भ में है, तो वहाँ पे जो है आर एच एंटीजन, इसके पास क्या आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, और इसके पास आर एच एंटीजन, माँ के पास आर एच एंटीजन नहीं है, आर एच एंटीजन नहीं है। तो ये बच्चा जो है आर एच एंटीजन जो है आफ्टर डिलीवरी, ये छोटा सा अमाउंट आर एच एंटीजन का जो है माँ के ब्लड में मिक्स करके तब जो है बाहर आता है। जब क्यों होता है, क्योंकि प्लासेंटा टूटता है, तो आर एच एंटीजन जो है बच्चे का फीटस का जो आर एच एंटीजन है वो माँ के इसमें चला जाता है, लेकिन ब्लड में चला जाता है। तो क्या होता है, आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन ये एंटीजन इसमें चला गया, तो माँ जो है क्या करती है, एंटी आर एच एंटीबॉडी बनाने लगती है। ये आर एच एंटीजन माँ का बॉडी जो है, माँ की बॉडी जो है कभी देखा नहीं है, तो एंटी आर एच एंटीबॉडी क्या करने लगेगी, माँ
उसका शरीर जो है, माँ का शरीर, मदर का जो शरीर है, एंटी आर एच एंटीबॉडी वो बनाएगी। तो इसको इसको ये जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जो है, इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? जैसे ही एंटी आर एच एंटीबॉडी, मतलब कि आर एच एंटीजन, बच्चा का जो फीटस का आर एच एंटीजन माँ के शरीर में गया है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यदि एंटी आर एच एंटीबॉडी बाहर से माँ को दे दिया जाए तो वो नहीं बनाएगी। ये जो एंटी आर एच एंटीबॉडी जो माँ बना रही है, इसको किसी प्रकार रोक दिया जाए तो सेकेंड चाइल्ड जो है सेफ जो है डिलीवरी हो जाएगा उसको जो है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जैसा जो है सीवियर कंडीशन, जो ये एनीमिया और जॉन्डिस होता है, वो सेकेंड बच्चे को नहीं होगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट चाइल्ड जो बाहर ये निकल रहा है, इसके निकलने से ठीक बाद, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी क्या करना होगा? एंटी आर एच एंटीबॉडी बाहर से अगर दे दिया जाए तो माँ जो है एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, और वो जो आर एच एंटीजन था बच्चे का, जो फर्स्ट चाइल्ड का जो आर एच एंटीजन माँ के शरीर में ब्लड के साथ मिक्स हो गया है, वो बाहर वाला एंटी आर एच एंटीबॉडी उसको क्या कर देगा? किल कर देगा बाकी आर एच एंटीजन को। और इससे क्या होगा? माँ एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं बनाएगी और सेकेंड बच्चा जो है सेफ फुल डिलीवरी हो सकता है। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस को रोकने का एकमात्र यही तरीका है कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या किया जाए? बाहर से एंटी आर एच एंटीबॉडी माँ को दे दिया जाए। ओके, इससे क्या होगा? सेकेंड बच्चा भी सेफ होगा। फर्स्ट चाइल्ड तो सेफ हो रहा था, फर्स्ट चाइल्ड में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड चाइल्ड में जो है दिक्कत आ रहा था। तो इसी को रोकने के लिए जो है, अगर ये कर दिया जाए, एंटी आर एच एंटीबॉडी बाहर से दे दिया जाए, तो सेकेंड बच्चा भी क्या होगा? सेफ डिलीवरी हो जाएगा उसका भी। ओके, उसको भी किसी प्रकार का जॉन्डिस या एनीमिया, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही था जो एक पॉइंट ये जो है कल रह गया था, तो इसको जो है क्लियर किए हैं। तो चलिए आज के जो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें समझते हैं। ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जो है, ये क्या है? ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन है। क्या है? कैस्केड ऑफ रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन है। सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसको बात से समझिए कि यदि कोई इंसान है, मानते हैं ये कोई इंसान है, इसका हाथ जो है कहीं से कट जाता है, कहीं से इसको चोट लगता है और इसका हाथ जो है कट गया, इसका हाथ कट गया, यहाँ पे इसको हाथ को काट देते हैं, यहाँ से इसका ब्लीडिंग हो रहा है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है कैसे अपना शरीर जो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जैसा जो है मैकेनिज्म शो करके इसको क्लॉट बनाता है और ब्लड को बाहर आने से रोकता है। तो वही मैकेनिज्म को हम लोग को समझना है। तो ये जो है यहाँ पे इसको चोट लग गया है और ब्लड बाहर आ रहा है, यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। तो इसको क्या करना है? रोकना है। इसको क्या करना है? रोकना है। इसी बात को समझते हैं। तो जहाँ पे इसको चोट लगा है, एट द साइट ऑफ इंजरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेटिलेट्स एक्टिवेट एट द इंजरी एंड क्या सीक्रेट करने लगेगा? सीक्रेट some certain factors like थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटिलेट्स क्या सीक्रेट करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देगा। तो प्लेटिलेट जो है जहाँ पे चोट लगा है, इसको वहाँ पे क्या होगा? एट द साइट ऑफ इंजरी प्लेटिलेट एक्टिवेट हो जाएगा और इंजरी
वहाँ पे क्या सीक्रेट करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट करेगा। क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म को क्या करते हैं, समझते हैं। तो क्या होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज में। कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बोकाइनेज थ्रू अ सीरीज ऑफ through a series of cascade of reaction। यानी कि कैस्केड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, अभी आपको समझाते हैं कि कैस्केड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो गया है, और थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये कन्वर्ट हुआ है थ्रू अ सीरीज ऑफ कैस्केड ऑफ रिएक्शन। कैस्केड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये एक एक्स है, ये क्या है, एक्स है। यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट किया, ये बनाया एक्स डैश, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको क्या किया, एक्टिव बनाया। ओके, देन उसके बाद ये वाई है, यहाँ पे ये एक्स डैश जो है वाई डैश को एक्टिवेट करता है। वाई क्या था, इनएक्टिव, सपोज दैट ये इनएक्टिव स्टेट में है और इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। ओके, वाई डैश क्या हो गया, एक्टिव हो गया। नाउ अब समझते हैं कि वाई डैश, सॉरी जेड, ये है जेड, और ये वाई डैश जो है एक्टिव, यहाँ पर ये एक्ट करेगा और जेड को क्या कर देगा, जेड डैश, जेड जो है इनएक्टिव में था इसको एक्टिव कर देगा। देन उसके बाद जेड डैश जो है थ्रोम्बोकाइनेज पे एक्ट करेगा और ये इनएक्टिव में था इसको एक्टिव में ला दिया। ओके, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेज को। थ्रोम्बोकाइनेज को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है थ्रू सीरीज ऑफ कैस्केड ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ कैस्केड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक ये जो है एक्स डैश इसको एक्टिवेट किया, वो इसको एक्टिवेट किया, जेड जो है जेड डैश थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करके थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव फॉर्म में ला दिया, एक्टिव फॉर्म में ला दिया। अब ये क्या होगा कि हमारे हाँ, तो यहाँ पे समझिए कि हमारे ब्लड में हमारे ब्लड में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रोटीन है जो क्या चीज में है, इनएक्टिव स्टेट में है, यानी कि इनएक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इनएक्टिव में होता है। ये कहाँ बनता है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म इन लीवर with the help of विटामिन के। विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन जो है लीवर में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, जो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना है तो किसको लाना होगा, इसको लाना होगा जो अभी हम लोग थ्रोम्बोकाइनेज बनाए हैं, वो इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया। नाउ प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है। ओके, एक और जो है प्रोटीन होता है हम लोग के शरीर में, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ब्लड में होता है, ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है।
इसको जो है थ्रोम्बिन एक्ट करेगा इस पे कौन एक्ट किया? थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यही फाइब्रिन जो है छोटे छोटे इस प्रकार धागा टाइप का क्लॉट बना देगा जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे, और यहाँ से जो है आपका ब्लड सेल्स बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, तो क्लॉट क्या है? ये क्लॉट बन गया तो यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग होगा। तो क्लॉट क्या है? क्लॉट जो है फाइब्रिन्स, वही छोटा छोटा जो ये धागा है, फाइब्रिन्स प्लस डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड है। ओके, तो क्लॉट्स क्या होता है? फाइब्रिन प्लस डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड होता है, और यही जो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ से जो है ब्लड आपका जो है बाहर नहीं आ पाएगा। क्लॉट बोलिए या स्पम बोलिए, ये जो ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ब्लड अब बाहर नहीं आएगा। तो ये जो है एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन के द्वारा होता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड को समझिए कि ये क्या है? एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको ये इंसान को ये चोट लगा इसके हाथ में, और यहाँ से ब्लड इसका बाहर आ रहा था। कुछ देर बाद ब्लड जो है स्टॉप हो गया आना, यहाँ पे कोएगुलेशन हो गया, यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है एट द साइट ऑफ इंजरी। इसके जहाँ पे चोट लगा है, यहाँ इस जगह पे जहाँ पे चोट लगा है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गया है। प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गया है एंड सीक्रेट सम सर्टेन फैक्टर्स, कुछ सर्टेन फैक्टर्स को क्या कर रहा है? सीक्रेट कर रहा है, लाइक थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग मैकेनिज्म को अब ये क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो गया है और कन्वर्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन इन थ्रोम्बोकाइनेज को, मतलब कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होकर क्या चीज किया है? थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर दिया है। कैसे किया है? तो ये थ्रो अ सीरीज ऑफ कैस्केड ऑफ रिएक्शन के द्वारा हुआ है, यानी कि थ्रोम्बो एक्स डैश, ये एक्स है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इस पे एक्ट किया, एक्स डैश फिर वाई, वाई डैश फिर जेड, जेड जेड डैश, और थ्रोम्बोकाइनेज पे ये एक्ट करके कैस्केड ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के द्वारा थ्रोम्बोकाइनेज जो है इनएक्टिव फॉर्म में था वो अब एक्टिव फॉर्म में आ गया है बाई थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पे एक्टिवेट इसलिए लिखे थे, ये एक्टिवेट हो गया थ्रोम्बोकाइनेज में। नाउ उसके बाद हम लोग देखें कि प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म होता है हमारे लीवर में विद द हेल्प ऑफ विटामिन के की सहायता से। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन पे कौन एक्ट करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, और वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है। फाइब्रिनोजेन जो है इनएक्टिव स्टेट में है, इसको भी थ्रोम्बिन जो है ये एक्टिव फॉर्म, ये जो है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करा देगा, और ये यहाँ पे क्लॉट स्कम जो है बन जाएगा। एक धागा जो है धागे टाइप का, यहाँ से अब जो है ब्लड आना बंद हो जाएगा, एक क्लॉट जो हो जाएगा। तो क्लॉट का मतलब क्या होता है? फाइब्रिन्स, यही फाइब्रिन्स होता है प्लस डेड फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ब्लड होता है। ओके, तो यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात यह है कि कैल्शियम आयंस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। वही बात को लिखते हैं, कैल्शियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, कैल्शियम आयंस क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एंटी कोएगुलेंट्स। तो चलिए एंटी कोएगुलेंट्स को समझते हैं। एंटी कोएगुलेंट्स का क्या मतलब होता है? जो क्लॉट होने से रोकता है। एंटी कोएगुलेंट्स आपको कल भी बताए थे। एंटी कोएगुलेंट्स का क्या मतलब है? जो स्टॉप ब्लड क्लॉट्स, यानी कि जो ब्लड क्लॉट हो रहा है उसको रोकता है। यानी कि जो ब्लड बैंक में जो हम लोग का जो ब्लड जो है स्टोर होता है, किसी को इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड बैंक से ब्लड का जो जरूरत होता है, वो तो क्लॉट में होता नहीं है, यानी कि वो ब्लड का जो क्लॉट रहता नहीं है, वो तो जो है सिंपल, जिस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है उसी प्रकार जो है ब्लड जो है नॉर्मल स्टेट में रहता है। तो मान लीजिए कि ये ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में इस बोतल में क्या है? ब्लड है।
तो ये ब्लड जो है इसमें तो क्लॉट रहता नहीं है, क्लॉट होगा तो किसी को तो ब्लड हम लोग चढ़ा पाएंगे नहीं, किसी को दे भी नहीं पाएंगे। अगर ब्लड बैंक में ये ब्लड जो है क्लॉट फॉर्म में रहेगा तो किसी का इस ब्लड का तो कोई यूज है नहीं, नो यूज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लॉट ना हो, क्या है कि ब्लड वेसल से बाहर आने के बाद ब्लड क्या होने लगता है, क्लॉट होने लगता है। तो उसी क्लॉट को रोकने के लिए इसमें हम लोग क्या डालते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स डालते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स डालते हैं, जिससे ब्लड जो है क्लॉट ना हो, स्टॉप हो जाए और ये जो है यूज में आ जाए। तो इसको यूज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स डालते हैं। तो एंटी कोएगुलेंट्स दो तरह का होता है, एक नेचुरल और एक केमिकल। ओके, अब बात करते हैं कि नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स और केमिकल एंटी कोएगुलेंट्स कौन कौन सा होता है। तो नेचुरल जो है आपका हेपेरिन नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, हीरोडिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हीरोडिन का नाम सुनेंगे, ब्लड सकिंग लीच जो होता है वो किसी के मतलब कि शरीर पे इंटर करके और ब्लड जो सक करता है तो वो क्या करता है, हीरोडिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स डालता है उसके अंदर, ताकि जब ब्लड जब बाहर आए तो उसका क्लॉट ना बन सके। वो जो है इसके पास बाई नेचर उसके पास प्रेजेंट होता है हीरोडिन, ब्लड सकिंग लीच के पास, जो हीरोडिन वो डाल के और ब्लड को सक कर सकता है। और उसके पास जो है एक सेडेटिव होता है, जो ब्लड वहाँ जहाँ पे वो सक कर रहा है वहाँ पे किसी पता ना चले कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लड सक भी कर रहा है। ओके, केमिकल की बात करें तो ईडीटीए ओके, और सोडियम ऑक्जेलेट, ये क्या है, केमिकल है। यहाँ इस एंटीकोगुलेंट्स में जो है हम लोग ईडीटीए या सोडियम ऑक्जेलेट डाल के इसको क्या कर सकते हैं, ब्लड बैंक में ये जो ब्लड है इसको क्लॉट होने से रोक सकते हैं। ओके, तो ब्लड इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक विथआउट क्लॉट, यानी बिना क्लॉट के जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। ओके, सिंपल था, यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे लिम्फ के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। लिम्फ को समझिए, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, ये है आर्टरी, ये क्या है, आर्टरी। ओके, आर्टरी जो है थिक, ज़्यादा थिक होता है और यहाँ से गैस का जो है डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। गैस के डिफ्यूजन के लिए इसको क्या होना होगा, पतला होना होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। आर्टरी कैची में डिवाइड हो जाएगा, कैपिलरीज में, छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका क्या है, टिश्यू, ये क्या है, टिश्यू, और यहाँ से ये जो है वेन्स है। तो लिम्फ को समझना है, यानी कि लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ जो है ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन्स प्लस फॉर्म्ड या ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स को माइनस कर दीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी कि ब्लड में से, ये ब्लड है, ब्लड में से लार्ज प्रोटीन जो बड़े प्रोटीन्स हैं और ब्लड सेल्स को माइनस कर दीजिए, बाकी जो ब्लड का जो कंपोनेंट बचा, ब्लड में क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, प्लाज्मा में क्या है, वाटर है, प्रोटीन्स है और कुछ न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है वगैरह है, और ब्लड सेल्स है एक तरफ। तो ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन को एक साइड कर दीजिए, बाकी जो आयंस हो गया, जो स्मॉल प्रोटीन्स हो गया, जो भी बचा, वाटर हो गया,
ये सब टिश्यू फ्लूइड में आते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, अब ये टिश्यू फ्लूइड जो है कहाँ इंटर करेगा, ये इसमें इंटर किया, टिश्यू में इंटर किया। अब ये टिश्यू में जाने के बाद क्या होता है, ये फंस जाता है, ये क्या होता है, फंस जाता है 80%, यानी कि ये यहाँ से इंटर किया टिश्यू में, यहाँ पे 100% इंटर किया, लेकिन जो आउटपुट निकलता है वेंस में जो जाता है वो मात्र 80%, मानी 100% इंटर किया तो 80 से 90% ही बाहर आ पाता है, 10% क्या हो जाता है, टिश्यू में फंस जाता है। ओके, तो टिश्यू में जो ये फंस जा रहा है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिम्फेटिक कैपिलरी का यूज करते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी जो है इसको क्या करता है, वेंस में निकाल के ये इसको ड्रेन बैक इनटू वेंस में भेजता है। ओके, तो जो भी बचा कुचा रह गया है टिश्यू में, सेल्स में जो फंस के रह गया है टिश्यू फ्लूइड, उसको लिम्फ कैपिलरी क्या करता है, इसको बाहर निकाल के वेंस में फिर जो है भेज देता है। ओके, तो यही जो है इसका फंक्शन समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टिश्यू फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय वेन्स कैपिलरीज and leads to drain back into veins। तो इसी टिश्यू फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसी टिश्यू फ्लूइड को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ओके, तो बात समझ में आया कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। आर्टरी जो है ब्लड का गैस का एक्सचेंज कर नहीं सकता है, गैस का एक्सचेंज कर नहीं सकता है, तो आर्टरी डिवाइड होता है कैपिलरीज में। कैपिलरी इतना पतला होता है, कैपिलरी क्या चीज का बना हुआ होता है, तो कैपिलरी जो है, कैपिलरी जो है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू का होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो सकता है। तो आर्टरी के बाद जो है ब्लड यहाँ से इंटर किया और कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। कैपिलरी जो है टिश्यू के पास जो है वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड इंटर किया। जो टिश्यू फ्लूइड इंटर किया इस टिश्यू के पास जो इंटर किया, तो यहाँ पे जो इंटर किया 100% अगर टिश्यू फ्लूइड इंटर कर रहा है तो बाहर जो है 80 से 90% ही टिश्यू फ्लूइड आ रहा है। 10 से 20% अगर सारे टिश्यू फ्लूइड टिश्यू में फंसे रह गए तो सोचिए क्या होगा, प्लाज्मा की कमी हो जाएगी, वाटर का कमी होने लगेगा, टिश्यू जो है फूलने लगेगा। तो इसलिए जो है ये लिम्फ कैपिलरी जो है इसमें क्या करता है, मदद करता है। जो भी फंसा रह गया है, जो टिश्यू में टिश्यू फ्लूइड फंसा रह गया उसको क्या करता है, बाहर फेंकता है वेंस में। तो ये वेंस में वापस जो है बाहर फेंकने का काम किसका है, लिम्फ कैपिलरीज का है। तो ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय वेंस कैपिलरी एंड वेंस कैपिलरी, सॉरी क्या लिख दिए, वेंस कैपिलरी नहीं, lymph capillaries lymph capillaries and this to drain back into veins में भेज देता है। ओके, टिश्यू फ्लूइड को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज कलरलेस, इसके पास कोई प्रकार का कलर नहीं होता है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पे लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट। यही लिम्फ में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट होता है, तो यहाँ पे प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट्स। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, लिम्फ। नाउ अब जो है हम लोग बात करते हैं कि इस लिम्फ का जो है क्या फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ लिम्फ को देखते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो ये जो है प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। ये क्या करता है,
मेंटेन प्लाज्मा वॉल्यूम, मेंटेन प्लाज्मा वॉल्यूम इन ब्लड, जो भी टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है उसको ड्रेन्स बैक कर रहा था ना, ड्रेन्स बैक इनटू वेन्स बाय लिम्फ कैपिलरीज। तो ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो मेंटेन प्लाज्मा वॉल्यूम इन ब्लड, ब्लड में क्या करता है, प्लाज्मा वॉल्यूम को ये मेंटेन करके रखता है। ओके, ये जो है इसका डिफेंस मैकेनिज्म में भी शो करता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी, ये डिफेंस में भी काम करता है। ओके, कोई भी पैथोजन को इंटर नहीं होने देता है, इसको क्या कर देता है, किल कर देता है। ये जो है क्या बोलते हैं उसको, ये हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, लार्ज प्रोटीन्स को ये क्या करता है, कैरी करता है। तो कैरी प्रोटीन्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स को भी ये क्या करता है, कैरी करता है। जो लार्ज प्रोटीन्स है जो आपके कैपिलरी से नहीं जा सकता है, वो जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ कैपिलरी है वो इसको क्या करता है, कैरी करता है, कैरी प्रोटीन्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पर एक बात और जाननी है, जो फैट्स है, जो फैट्स है वो फैट को भी ये कैरी करता है। तो कैरी फैट्स या एब्जॉर्ब फैट्स, यहाँ पे ऐसे लिखिए, जो फैट का जो एब्जॉर्ब होता है, फैट्स जो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, इंटेस्टिनियल विलाई में, वो वहाँ पे जो है लिम्फ प्रेजेंट होता है, दैट लिम्फ इज नोन एज लैक्टियल्स। तो एब्जॉर्ब फैट्स इन इंटेस्टाइनल विलाई एज लैक्टियल्स, ये क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल्स है, लार्ज लिम्फ वेसल्स है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई। फंक्शन देख रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम का, तो ये मेंटेन करता है प्लाज्मा वॉल्यूम को। प्लाज्मा वॉल्यूम का मेंटेन कैसे करता है, जो भी टिश्यू फ्लूइड फंसा रह जाएगा तो उससे क्या होगा, उसमें प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा में जैसे वाटर है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, आयंस है, तो वो भी तो फंसे रह जाएंगे। अगर वो फंसते रह गए सारे टिश्यू में थोड़ा 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 थोड़ा, उससे क्या होगा, शरीर में जो है प्लाज्मा की कमी होने लगेगी। तो उसी को लिम्फेटिक सिस्टम उसको क्या करता है, बाहर निकाल रहा था ना लिम्फ कैपिलरीज, तो वही उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो मेंटेन प्लाज्मा वॉल्यूम इन ब्लड, ये डिफेंस मैकेनिज्म में शो ऑफ करता है। कैरी प्रोटीन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब भी ये कैरी करता है। ये फैट्स को ऑब्जर्व करता है इंटेस्टाइनल विलाई में एज लैक्टियल्स, जो लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल विलाई, जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है, जो फैट्स को एब्जॉर्ब करने में ये असक्षम है, तो वो लैक्टियल्स करता है, जिसको बोलते हैं लार्ज लिम्फ वेसल्स, लैक्टियल्स। ओके, तो फैट्स को जो एब्जॉर्ब करता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स, तो याद रखिएगा। अब हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट सर्कुलेटरी पाथवे। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी पाथवे को समझिए, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हम लोग को पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग को तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोग कॉकरोच जो पढ़ रहे हैं उसमें देखे हैं कि उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और हम लोग में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ circulatory system. First one is open circulatory system, and second one is closed circulatory system. ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किसमें देखने को मिलता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा कलर दे देता है,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आर्थ्रोपोडा में देखे थे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, फाइलम मलुस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, फाइलम इकाइनोडर्माटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, फाइलम हेमिकोडाटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, फाइलम कोडाटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, फाइलम कोडाटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, फाइलम एक्सेप्शन है क्या? यूरोकोडाटा में सब फाइलम यूरोकोडाटा में ओपन होता है, यूरोकोडाटा में ओपन होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओपन होता है, तो सब फाइलम यूरोकोडाटा में क्या होता है? ओपन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो फाइलम कोडाटा है, थोड़ा सा एनिमल किंगडम की ओर चलते हैं। फाइलम कोडाटा है, ये 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। फाइलम सब फाइलम डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यहाँ पे लिख देते हैं फाइलम कोडाटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ओके, तो यहाँ पे समझिएगा कि फाइलम कोडाटा डिवाइड है 3 सब फाइलम में। तो पहला सब फाइलम क्या है? यूरोकोडाटा, यूरोकोडाटा। सिफेलोकोडाटा दूसरा सब फाइलम है, सिफेलोकोडाटा। और तीसरा है वर्टिब्रेट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, सिफेलोकोडाटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स में क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम कोडाटा जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, एक्सेप्ट यूरोकोडाटा। यूरोकोडाटा क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो सब फाइलम यही यूरोकोडाटा यहाँ पे लिख दिए हैं। यूरोकोडाटा जो है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फाइलम कोडाटा फाइलम एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में जो है, वर्टिब्रेट्स का भी क्लासेज है, जैसे इसका क्लास ये भी डिवाइड होता है पिस्कस, यानी कि पीसेज बोलिए, जो इसमें मछली फिश वगैरह जो आता है इसमें पीसेज में आते हैं, आपको वहाँ पे बताया जाएगा पीसेज। फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, ये सब जो क्लास है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एविस, क्लास मैमल्स, ये सब किसमें आता है? वर्टिब्रेट्स में आता है, जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसी में हम लोग देखेंगे एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के पास क्या होता है? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट,
फिश के पास क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट, और एविस और मैमल्स के पास क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट। हम लोग में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट है। हम लोग क्लास मैमल्स में आते हैं तो इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, तो 3 चैम्बर हार्ट होता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पर एबिस, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे को स्टार्ट कर दिए हैं, ब्लड के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लिम्फ के बारे में भी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो ब्लड ग्रुप्स देख लिए, ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुप देखे, आरएच ब्लड ग्रुप देखे, फिर ब्लड के बारे में पढ़े, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिए। अब जो ये ब्लड का जो है सर्कुलेशन देखेंगे, जो सर्कुलेशन समझिए कि कौन कराता है, वो हार्ट जो है पूरे ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड जो है आपके पूरे शरीर में जो है सर्कुलेट होता है। तो उसी सर्कुलेटरी पाथवे को हम लोग को समझना है। सर्कुलेटरी पाथवे दो तरह का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से फाइलम आते हैं, एक आप जो है इसको रिलेट कीजिए एनिमल किंगडम चैप्टर से। तो एनिमल किंगडम में जो है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, ये सब जो फाइलम है उससे रिलेट कीजिए। तो 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन और एक क्लोज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके कौन आते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा, फाइलम हेमिकोडाटा आपके जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। ओके, सब फाइलम यूरोकोडाटा, जो यूरोकोडाटा ये किसका सब फाइलम है, ये कोडाटा का है, यानी कि कोडाटा में क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है। तो ये फाइलम कोडाटा जो है कैची में आता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी में हम लोग फाइलम कोडाटा में आते हैं। फाइलम एनेलिडा भी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैटेगरी में आता है। और ये इसके साथ एक्सेप्शन है, आपको बताएंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंसेज है, वो अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनेलिडा जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, कोडाटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, सब फाइलम यूरोकोडाटा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके लिखिए, एक्सेप्ट सब फाइलम यूरोकोडाटा जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और वही कोडाटा, यूरोकोडाटा को समझाने के लिए हम लोग को जैसे डिवाइड करके बताया कि फाइलम कोडाटा डिवाइड होता है 3 सब फाइलम में, यूरोकोडाटा आप लोग को ये जो है एनिमल किंगडम में पढ़ना है। तो यूरोकोडाटा में डिवाइडेड है, सिफालोकोडाटा में डिवाइडेड है, फिर ये जो है वर्टिब्रेट्स में डिवाइड है। तो यूरोकोडाटा में ओपन, सिफालोकोडाटा में क्लोज्ड और वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड देखने को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग बात किए थे कि पीसे जो मछली है उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल आता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के उस क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, बाकी एम्फीबिया रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है। अभी बात करेंगे 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट और 4 चैम्बर हार्ट, और कैसे उसके सर्कुलेशन होता है वो भी देखेंगे। एबिस, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। हम लोग मैमल्स में आते हैं तो 4 चैम्बर हार्ट हम लोग में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ हम लोग एग्जांपल देखे थे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा फाइलम आता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है के बारे में समझते हैं। तो ब्लड वेसल्स इसका क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है। ब्लड वेसल्स इसके पास क्या होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है। ओके, हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को डायरेक्ट इनटू ऑर्गन्स, यानी कि हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है ऑर्गन्स के। जैसे कि हम लोग के कोई भी ऑर्गन को उठा लीजिए तो उस ऑर्गन के कोई वेसल्स के द्वारा जो है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड जो है कैरी करता है उस ऑर्गन तक। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए जाना जाता है कि हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, ऑर्गन के कांटेक्ट में आ जाता है। ओके, तो ये समझिए कि ये जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको जो है 13 चैम्बर हार्ट जो है कॉकरोच में पढ़ाए थे, तो समझिए कि इसमें जो है क्या है, उसी प्रकार ये हार्ट है
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ इस प्रकार है, और ये क्या है, अरोटा है। यहाँ पे ये क्या है, अरोटा है, और ये क्या है, हार्ट है। ये हार्ट है और ये क्या है, अरोटा है। यहाँ से हार्ट जो है पंप किया ब्लड, और यहाँ से ब्लड आया बाहर, और ये यहाँ पे ये ऑर्गन है, ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3, ऑर्गन 4। ये सारे ऑर्गन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड आ जाता है। इसमें किसी प्रकार का पाइप नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग में ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, पुअरली डेवलप होता है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। ओके, तो ये समझना है। ब्लड डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विथ टिश्यू एंड ऑर्गन के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है। ओके, इट सीम्स दैट ऑर्गन्स एंड टिश्यू आर गेटिंग बाथेड इन पूल ऑफ ब्लड। जो ब्लड का जो ये पूल है, ये इसमें जो है ऑर्गन्स और टिश्यू बाथ यानी कि उस ब्लड के पूल ऑफ ब्लड में ये जो है कांटेक्ट में आ जाते हैं। ओके, ये समझिए, और ये हार्ट था। तो कुछ इस प्रकार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स क्या होता है, वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है, लाइक आपको आर्टरी देखने को मिलता है, आर्टरियोल्स देखने को मिलता है, वेन्स देखने को मिलता है, कैपिलरीज देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है आपको ये ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है, किसमें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके, ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता हुआ दिखेगा आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, अभी हम लोग जस्ट बात किए थे लिम्फ में कि गैस का जो एक्सचेंज होता है वो आर्टरी नहीं कराता, वो आर्ट्रियोल्स नहीं कराता है। आर्ट्रियोल्स क्या है, वो थिक होता है, तो वहां से गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसको और पतला होना होगा, और पतला होना होगा। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरी जो बहुत पतला होता है, जहां से गैस का एक्सचेंज हो सकता है, कहाँ, टिश्यू में गैस जाएगा, या किसी ऑर्गन की बात कीजिए, किसी सेल की बात कीजिए, तो सेल में जो है ये गैस का एक्सचेंज होगा, और वहां से O2 जाएगा, CO2 ले लेगा, तो वहां से ये वेंस फिर कैरी करेगा। तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ, किस लेवल पर होता है, एट द लेवल ऑफ ब्लड कैपिलरीज के लेवल पर होता है। कैपिलरीज की बात करें तो ये क्या चीज का बना हुआ होता है, हम लोग जस्ट बात किए हैं, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ था। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। एपिथेलियल टिश्यू का ये क्या होता है, बना हुआ होता है। ओके, तो ये था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग फिशेज की हार्ट के बारे में बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट फिशेज हार्ट। फिश के हार्ट की बात करें तो फिश का जो हार्ट होता है वो क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। टू चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। फिशेज में क्या देखने को मिलता है, टू चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। तो चलिए टू चैम्बर हार्ट को समझते हैं। तो ये है फिशेज का टू चैम्बर हार्ट। तो ये ऊपर वाला सपोज दैट ये क्या है, एट्रियम, और ये क्या है, इसके पास वेंट्रिकल। तो टू चैम्बर हार्ट में क्या होता है, वन एट्रियम होता है और वन वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल बोलिए या एट्रियम बोलिए। तो एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ओके, तो एक एट्रियम बना दिए, एक वेंट्रिकल बना दिए, और ये जो है एट्रियम में पूरे बॉडी पार्ट से ये इसका क्या करते हैं, हम लोग बॉडी पार्ट्स बना देते हैं। पूरे बॉडी पार्ट से क्या होता है, ब्लड बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। तो इस बॉडी पार्ट से जो है एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, आ रहा है। यहाँ पे ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये एट्रियम में आया। यहाँ पे एट्रियम में कैसा ब्लड आया, यहाँ एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। ओके, यही ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में भी क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। यहाँ पे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब ये वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को
ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये कहाँ पंप करता है? गिल्स के पास। तो ये ब्लड गया, ये ब्लड गया, ये ब्लड अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ये जो है गिल्स के पास जा रहा है। किस लिए जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है। तो ये गिल्स के पास गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद अब यहाँ पे गिल्स पे आने के बाद ये ब्लड जो है यहाँ गिल्स के पास पहुंचने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये जो है बॉडी पार्ट्स में जा चला जाएगा। तो ये ब्लड अब जो ब्लड जा रहा है गिल्स से बॉडी पार्ट्स में, ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर जो है ये व्हाइट से जो बना रहे हैं ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे जो ब्लड है यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो कुछ इस प्रकार जो है फिशेज का हार्ट फंक्शन करता है। 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, और यहाँ से बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप कर रहा है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच रहा है? गिल्स के पास, और गिल्स जो है उस डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये था फिशेज का हार्ट। अब हम लोग एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। तो रेप्टाइल्स में आपके क्रोकोडाइल्स आते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में जो है 3 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इस बात को याद रखिएगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर हार्ट है। तो 3 चैम्बर हार्ट में क्या है? 3 चैम्बर हार्ट में 2 एट्रियम है और एक क्या है? वेंट्रिकल है। 2 एट्रियम में क्या है? एक लेफ्ट एट्रियम होगा और एक राइट एट्रियम होगा। हाँ, इस बारे में, इसमें फिशेज में ये जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। हम लोग में डबल सर्कुलेशन होता है, इसमें क्या है? सिंगल सर्कुलेशन है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही पंप हो रहा है बगिल्स तक। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है। ओके, हम लोग में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है। इसमें 2 एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम एक राइट एट्रियम, और एक वेंट्रिकल होता है। तो कुछ इस प्रकार जो है इसका हार्ट देखने को मिलेगा आपको। तो ये एक चैम्बर बना दिए, एक ये चैम्बर बना दिए, और यहाँ से ये ब्लड आया, यहाँ से ये ब्लड आया, और ये दोनों ब्लड, ये मानिए ये इसका क्या है? राइट एट्रियम, और ये इसका लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में क्या हो गया? ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है गिल्स, स्किन, यहाँ इससे क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड हो रहा है, और ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और दोनों का मिक्सअप जो है इस वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल में हो रहा है। सिंगल वेंट्रिकल एक ही वेंट्रिकल है, 1 वेंट्रिकल है, और इसी में हम लोग में 2 वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल एक राइट वेंट्रिकल, लेकिन इसमें क्या है? एक ही वेंट्रिकल है। तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों ब्लड डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जा रहा है, और ये इसको क्या करता है? पंप कर देता है। पंप मिक्स ब्लड इनटू बॉडी पार्ट्स। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आए कहीं? इस यहाँ पे राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल, यहाँ पे ब्लड का क्या हो रहा है? मिक्सअप हो रहा है, और ये क्या है? ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, और यहाँ पे दोनों ब्लड जो है वेंट्रिकल में मिक्स हो जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड, और वही ब्लड को हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये है 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। 4 चैम्बर हार्ट जो है किसमें देखने को मिलता है? एविस, मैमल्स और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। एविस यानी कि इसमें कौन? बर्ड्स जो है
एविस फाइलम क्लास एविस में आते हैं। मैमल्स यानी कि हम लोग आते हैं, सपोज दैट ह्यूमंस, और क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल है। तो इसमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। 4 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। तो ये है 4 चैम्बर हार्ट, कुछ इस प्रकार। तो ये है राइट एट्रियम, ये है राइट लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ओ सॉरी क्या लिख रहा है, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम कौन कौन सा, राइट लेफ्ट, और वेंट्रिकल में भी राइट लेफ्ट। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, जो है 4 चैम्बर हार्ट के बारे में, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है पूरे बॉडी पार्ट से। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लंग्स से। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, और यहाँ से जो है अरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो इसके बारे में तो डिटेल में स्टडी करना है। और यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीनेटेड होने के लिए। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, गोज इनटू द लंग्स, लंग्स के पास जा रहा है ऑक्सीनेटेड होने के लिए, और वही ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही, 4 चैम्बर हार्ट तक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज का क्लास यहीं तक जो है रखते हैं, 4 चैम्बर हार्ट। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन किए 5 क्वेश्चन, तो कुछ इसी प्रकार जो है कल भी आपको इससे रिलेटेड आज जो भी पढ़ाया गया है, कल फिर से जो है 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप रिवीजन करके आइएगा, ताकि जो है वो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। उसके बाद हम लोग जो है RH इनकम्पेटिबिलिटी को देखे थे कल के क्लास में। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट चाइल्ड के बाद, फर्स्ट चाइल्ड जब डिलीवरी, फर्स्ट चाइल्ड का जब डिलीवरी हो जाता है, तो उसके बाद माँ को anti-RH एंटीबॉडी दिया जाता है। तो ये आपको कल नहीं बताया गया था। तो इससे क्या होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जैसा जो है सीवियर कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा बच्चे को, कौन सेकेंड बच्चे को। इससे सेकेंड बच्चा सेफ डिलीवरी हो जाएगा। अगर anti-RH एंटीबॉडी तुरंत जो है माँ को दे दिया जाए, तो इससे जो है सेकेंड बच्चा भी सेफ होगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में देखें, कैसे जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड का कैसे क्लॉट बनता है हमारे शरीर में। जब कहीं पे जो है कटिंग हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उस तरह से हम लोग एक सीरीज ऑफ रिएक्शन यानी कि कैस्केड ऑफ रिएक्शन इसको बोला जाता है, इसको देखें। देन उसके बाद हम लोग एंटी कोएगुलेंट्स यानी कि ब्लड बैंक के बारे में देखें, हिपैरिन, हिरोडिन, ईडीटीए और सोडियम ऑक्जेलेट के बारे में। फिर लिम्फ के बारे में देखें, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, और ये फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखे। सर्कुलेटरी पाथ में 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ओपन और क्लोज। यहाँ पे ओपन और क्लोज्ड के बारे में देखें, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखे, फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखे। यहाँ तक बात समझ में आएगा। फिशेज का हार्ट देखे, फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हार्ट देखे। देन उसके बाद 4 चैम्बर हार्ट, हम लोग अपने हार्ट के बारे में बात किए। हम लोग का हार्ट भी फिश में जो हार्ट होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये जो है 4 चैम्बर हार्ट के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन हार्ट जो है एक टॉपिक है, उसको लेकर आएंगे और उसको जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आप लोग रिविजन जरूर करके आइएगा।